हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। जी हमें दोस्त, जो 24 फरवरी को यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये हिंदी का एक पेपर है जिसका कोड 801 है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस पेपर से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। सबसे पहले चलो ये कुछ निर्देश है, ठीक है, कुछ दिशा निर्देश हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पूरा टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो आप प्रश्न पत्र पढ़ो या ना पढ़ो वो तो आपका मन है। आपका 70 मार्क आप सब लोग जानते हो पेपर होगा, और 30 मार्क का स्कूल लेवल प्रैक्टिकल का मार्क आपको मिल ही गया होगा, ठीक। शुरू में इस पेपर में 20 मार्क का विकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा, और उसके बाद 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी जो संदर्भ व्याख्या वाला प्रश्न हो गया, खंड काव्य वाला, जीवन परिचय वाला, वो सब। तो चलो सबसे पहले इस पेपर सेट के हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। आपको ऑप्शन दिया है कि शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो देखो इनके नाम में ही छुपा है शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक शुक्ल युगीन लेखक है, तो ये शुक्ल युग के लेखक है। और शुक्ल युग को आप लोग याद रखना क्षयवादी युग भी कहा जाता है, ठीक है, क्षयवादी युग भी कहा जाता है। और इसकी अगर समय सीमा हम लोग बात करें वो भी पूछा जाता है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो ये तीन चीजें याद रखना कि शुक्ल युग को क्षयवादी युग भी कहा जाता है, कई इसके नाम है, प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी समय सीमा 1900 से 1919 से 1938 ईस्वी मानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला गबन की विधा है। भाई गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, और किस विधा पे आधारित है, तो उपन्यास विधा पे आधारित। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि कंकाल के लेखक है। भाई कंकाल, तितली, रावती, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ओएमआर शीट में इसका बी ऑप्शन भरना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई थिंक आपको साफ साफ अच्छा दिखाई दे रहा है, रुक जाओ थोड़ा। चलो आगे चलूँ मैं, इस बगल आ जाता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। ओके चलो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कलम का सिपाही कृति है। ओके देखो, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, या अमृत राय की। तो कलम का सिपाही जो ये कृति है इसको लिखा है अमृत राय जी ने। और ये किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा पे आधारित रचना है। किसके जीवन पे आधारित है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पे आधारित है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि शुक्ल युग की समयावधि। देखो पूछ ही दिया, शुक्ल युग या जिसको क्षयवादी युग कहते हैं, 1919 से 1938 ईस्वी। ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है 5 के बाद की साकेत रचना है। साकेत भाई मैथिली शरण गुप्त जी की एक काफी फेमस रचना है, ठीक। आई थिंक सबको याद भी होगा ये। तो आपका प्रश्न संख्या 6 के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि महादेवी वर्मा कवित्री है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। प्रगतिवाद युग की भाई महादेवी वर्मा हो गई, या जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रानंद पत, ये सब के छायावादी युग के मतलब लेखक या कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ये छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती है। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 8 है कि गंगा लहरी रचना है। भाई गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। ये एक रीतिकालीन कवि है, पद्माकर काफी फेमस कवि हैं, तो इनकी ही रचना है। उसके बाद देखो यहाँ भूषण जी का आया है, तो भूषण जी का एक याद रखना, ये भी रीतिकालीन कवि है, और एक इनकी रचना है छत्र साल दशक। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 7 सेट बनेगा, तो 7 सेट में से कौन सा सेट आपके भाग में आ जाएगा, कौन सा सेट पूछेगा, ये मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि 7 सेट में से कौन सा सेट आपका मिलेगा। इसलिए मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें तो पूछता है, ठीक है। तो याद रखना आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर आप पढ़ लिए आपका काम हो गया, तो ये बिल्कुल आप गलत हो, ठीक है। तो भूषण की रचना छत्रसाल दशक है, आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मतीराम भी हैं, तो मतीराम की एक काफ़ी मतलब फेमस रचना है जो आपके एग्जाम में आती है, ललित ललाम। आपने नाम भी सुना होगा, याद भी किए होंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा। भाई आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक मानी जाती है, और इसको कई युगों में बांटा गया है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, जो नहीं है वो हमें बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है।
निहार, शांतगीत, युगांत, दीपशिखा। देखो ये युगांत नहीं है, क्यों? युगांत तो पंत जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। निहार, शांतगीत, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। तो जो नहीं है वो छांटना था, तो ये नहीं है, तो मार्कशीट में आप सी वाला भरोगे। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। भाई हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक आपका करुण रस का भी पूछता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव, तो वो भी आप लोग याद रखना। करुण रस का स्थायी भाव करुणा, या जिसको हम लोग शोक भी बोल सकते हैं, तो शोक होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। तो प्रश्न संख्या आपकी 11 भी क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि पीपर पात सरिसमंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ये कितनी फेमस लाइन है और कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। पीपर पात सरिसमंडोला, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग याद रखना। प्रश्न संख्या 12 के बाद इधर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। भाई सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, सिंपल है। ठीक, ए वाला ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 14 है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगा हो। तो देखो देश के पहले उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है देश से पहले, और यह उपदेश हो गया है, तो उपसर्ग लगा है। ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हानि लाभ में समास, भाई हानि लाभ हो गया, या जैसे ये माता पिता बीच में हाइफन आ जाए, इसका विग्रह करोगे समास विग्रह, तो माता या पिता, हानि लाभ यानी हानि या लाभ, या बीच में और भी कह सकते हो हानि और लाभ। ठीक है, तो बीच में और अथवा या आ जाए समास विग्रह करने पे, तो वहां आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और एक द्विगु समास होता है जो संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 की मछली का पर्यायवाची है। हमें मछली का पर्यायवाची बताना है। द्विज है, मीन है, रचना है, या फिर मूड है। ठीक, तो देखो आपका रचना तो ये आम का होता है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी मछली को मीन भी बोलते हैं, तो ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। ये देखो तस्मई शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो देखो ये तो आपको यहाँ इस प्रश्न को करने के लिए ना आपका सर्वनाम सर्वनाम शब्द रूप याद करना पड़ेगा। किसका किसका? तद और इसमद, दो ही का। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा का पूरा जो भी मतलब स्त्रीलिंग वाला, पुल्लिंग वाला, सारा का सारा, नपुंसक लिंग वाला सब याद कर लेना। अगर याद कर लेते तो यहाँ आपका 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। तस्मई शब्द में विभक्ति एवं वचन हमें बताना है, तो ये हम लोग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हाँ ये ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। चलो प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 18 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखो वाक्य का स्वरूप जो आपका चैप्टर है उससे यह प्रश्न है, और अर्थ के आधार पे हमें पूछ रहा है, तो अर्थ के आधार पे पूछे तो वो 8 हो जाएगा, और अगर रचना के आधार पे पूछे तो रचना के आधार पे 3 हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पे पूछ रहा है तो अर्थ के आधार पे 8 हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं अर्थ के आधार पे मतलब ना पूछकर रचना के आधार पे पूछता तो 3 सही होता। ठीक, चलो वाक्य अगला अगला हम लोग का क्या प्रश्न है 19 कि वाच्य के भेद होते हैं। भाई वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, मतलब ऐसे होती है, ये भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में विकारी शब्द नहीं है। देखो विकारी और अविकारी 2 शब्द होते हैं, जिसमें आपका शुरू का जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो 4 हो गए ये विकारी शब्द होते हैं। इन पे लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, और आगे के जो 4 होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को छोड़कर आगे जो क्रिया, विशेषण या समुच्चय बोधक, संबंध बोधक आगे 4 होते हैं वो अविकारी होते हैं। ठीक, तो विकारी भी 4 प्रकार के, अविकारी भी 4 प्रकार के। ठीक, विकारी पे मतलब जो भी लिंग, वचन, कारक होता है उनका प्रभाव पड़ता है, और अविकारी पे नहीं पड़ता है, तो ये याद रखना। तो निम्न में विकारी शब्द नहीं है, जो नहीं है वो छांटना है। तो संज्ञा तो होता ही है, क्रिया भी होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया विशेषण ये अविकारी होता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है, विशेषण मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है? ये विकारी है। ठीक है, ये चारों के चारों विकारी है और ये अविकारी है, और इसके आगे का जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक होता है वो भी क्या होता है? वो भी आपका अविकारी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलो तो यहाँ पे जो विकारी नहीं है वो छांटना था, तो ये अविकारी नहीं है। क्लियर? चलो तो आप डी भरोगे ओएमआर शीट में। तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हो गए। शुरू में जो 20 एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड वाला होगा वो हो गया। अब चलो हम लोग इस बगल आ जाते हैं, और एमसीक्यू के अलावा जो इधर हम लोगों के
वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। अब इसका आंसर आपको कॉपी मिलेगी, उस पर डिटेल्ड में लिखना होगा, ठीक है। तो इनको भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो, इनको वर्णनात्मक प्रश्न बोला जा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें पहला प्रश्न आप जानते हो कि जैसे गद्यांश संबंधित रहेगा, दो गद्यांश दिया रहेगा, एक यहाँ और एक अथवा कर यहाँ, और दोनों से रिलेटेड तीन तीन प्रश्न पूछा रहेगा। उनमें से आपको मतलब गद्यांश कोई भी एक पढ़कर उनसे रिलेटेड दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दोनों करा देता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, पहला आप लोग देख सकते हो कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे। मुझे ये पढ़ने से मालूम चल गया कि ये किस चैप्टर से है, शायद आपको न मालूम चला होगा। तो अगर आपको ये मान लो पढ़ने से मालूम नहीं चल रहा है कि किस चैप्टर से है, तो मान लो इसको छोड़कर थोड़ा अथवा वाला देख लो। तो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आप ये पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा आसानी से कि यह जो मित्रता वाला चैप्टर है उससे यह आपका लिया गया है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उससे यह आपका मतलब पंक्तियाँ ली गई है, यह गद्यांश लिया गया है। तो आप एग्जाम में इसको मान लो छोड़कर इसको करना, ठीक है, क्योंकि ये आसान है और इसका भाई रेखांकित की व्याख्या भी पूछता है, तो व्याख्या करना भी आसान रहेगा, तो इसको करना। बाकी ये किस चैप्टर से है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, जिसको किसने लिखा है, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाई। तो उस चैप्टर से ये लिया गया है। तो अब सिंपल पहला प्रश्न गद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है, तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे क्योंकि चैप्टर का नाम, लेखक का नाम मालूम चल गया। गद्यांश के रेखांकित अंश का हमें भाव स्पष्ट करना है कि मतलब ये क्या इसका कहने का मतलब है, तो आप करते रहना। और एक प्रश्न पूछा गया, इसका पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो आप इसको देख लेना, और नहीं आ रहा है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से, बुक से कहीं से भी अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं डिटेल्ड में नहीं करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड में इसको सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट करना, डिटेल में भी मैं सॉल्व करा दूंगा। बाकी ये तो काफ़ी आसान है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो गद्यांश का संदर्भ आप लोग लिख ही दोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, भाई लेखक कहते हैं कि मतलब यह कहना सही नहीं होगा कि एक ही प्रकार की रुचि रखने वाले और एक ही प्रकार के काम करने वाले दो लोगों के बीच ही मित्रता होगी, बल्कि अलग अलग रुचि और काम करने वाले लोगों के भी बीच मित्रता हो सकती है। मतलब इस बना कर लिख दोगे तो ये 2 मार्क इसका और 2 मार्क ये संदर्भ लिखने का, और ये आपका पढ़ोगे तो आंसर मिल ही जाएगा। तो इसका 2 मार्क 6 मार्क मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर लो, आपका मन, लेकिन आप दोनों क्लियर कर लेना, क्योंकि भाई 7 सेट होंगे, किसी पेपर सेट किस में कौन सा गद्यांश डालेगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक। चलो, उसके बाद चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट के बाद सेकंड पे। जैसे यहाँ पे 2 गद्यांश थे, यहाँ पे 2 पद्यांश होंगे और दोनों से रिलेटेड 3-3 प्रश्न पूछा होगा। तो इन पद्यांशों को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहला देख सकते हो कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाओ सौदे, बुझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी। भाई कौन जनक है, कौन जननी, भाई कौन है जनक मतलब कौन पिता है, जनक मीन पिता, को है जननी कौन मतलब जननी है, माता है, कौन नारी, कौ दासी, कौन नारी है, कौन दासी है, कैसे वर्ण, कैसे उसके वर्ण है, कैसे रंग है, कैसे भेष है, ठीक है। किही रस में अभिलाषा, और इसकी किस रस में अभिलाषा है, लो इसका अर्थ ही मैं एक तरह से बता दिया, ठीक है। तो चलो, ये आपका ये जो पंक्तियां है ना, ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, सूरदास जी द्वारा लिखित है। आपका जो पद वाला चैप्टर है ना, उससे क्लियर है। तो पद वाले चैप्टर से ली गई है ये पंक्तियाँ। तो अब आसानी से मैं चैप्टर का नाम बता दिया और कवि का नाम बता दिया। तो इसका पद्यांश का संदर्भ पूछा जाए तो संदर्भ आप लिख लेना, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने अर्थ लगभग बता ही दिया, थोड़ा थोड़ा बनाकर आप अपने हिसाब से लिख देना। और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो भाई मधुकर जो शब्द यहाँ यूज हुआ उसका मतलब भौरा है, जिसको मतलब मधुकर मतलब गोपियाँ कहकर पुकारती है उद्धव जी को। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो आसानी से मतलब इसका लिख लोगे अर्थ या जो भी मतलब यहाँ पे मतलब व्याख्या पूछे तो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चैप्टर क्लियर है तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ये पद्यांश क्लियर कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। देखो, इसमें अथवा भी एक किया है, मान लो ये पहले वाला कर लिए तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको भी करा देता हूँ। चलो, ये क्या है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है। चलो, ये पढ़ते आना। और यहाँ पे देखो, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषण गर्जन, ये यहाँ पे रेखांकित अंश किया है। और इसकी देखो यहाँ पे व्याख्या पूछ रहा है, ठीक। और उपयुक्त गद्यांश का मैं संदर्भ, तो संदर्भ के लिए भाई चैप्टर का नाम हमें मालूम होना चाहिए और लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका एक चैप्टर है स्वदेश प्रेम भाई।
ठीक है। तो स्वदेश प्रेम से ये पंक्तियाँ ली गई है या ये पद्यांश लिया गया है, जो भी कह लो आप, ठीक है, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो अब आसानी से कवि का नाम मालूम चल गया, चैप्टर का नाम मालूम चल गया, तो आप संदर्भ लिख सकते हो। और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 ही लाइन की करनी है तो करते रहना, और ये प्रश्न है भाई उत्तर देते रहना, मैं आगे चलता हूँ। तो ये आपका पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा आपका प्रश्न कैसा रहेगा? तो तीसरा प्रश्न आपका देखो, जैसे आपका हिंदी में जानते हो कि गद्य है, पद्य है और पीछे अनिवार्य संस्कृत भी है। तो अनिवार्य संस्कृत से ये देखो 2 गद्यांश यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक गद्यांश, यहाँ पे नीचे एक गद्यांश, अथवा कर और दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ करना रहेगा और हिंदी में उसका अनुवाद करना रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक ये है और एक यहाँ पे देखो, ये क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यश केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। तो यहीं से पहचान गए, ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से है, ठीक है। आगे ये पढ़ोगे तो आसानी से ये पता चल जाएगा, काफ़ी फेमस, ये हर साल आता है, ठीक ठीक है। तो ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उससे ये लिया गया है, मतलब गद्यांश। तो आसानी से इसका संदर्भ लिख लोगे। अब देखो इसमें इसका संदर्भ लिखते समय ना, या इसमें ये जो श्लोक आते हैं जिसको पद्यांश बोला जाता है, इनका लिखते समय लेखक अथवा कवि का नाम नहीं लिखना होता है, सिंपल तरीके से आपका संदर्भ लिखा जाता है। तो आप संदर्भ लिख लेना और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करने को बोला है तो आसान ही है, ये हिंदी अनुवाद इसका कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। अगर ये मान लो नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कोई भी एक। अब ये भी देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मतलब ये संस्कृति की बात आ गई। तो अनिवार्य संस्कृत में भी एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति ही, उससे ये लिया गया है। तो इसका थोड़ा अर्थ लिखना थोड़ा टफ होगा, इसका अर्थ लिखना काफ़ी आसान है। तो आई थिंक सभी बच्चे यही करेंगे, लेकिन आप दोनों क्लियर कर लेना भाई, क्योंकि अब मैं बार बार बोल रहा हूँ 7 पेपर सेट आएंगे पूरे, मतलब 24 फरवरी को पूरा आपका पेपर होगा। तो किस बच्चे के मतलब कौन सा पेपर सेट मिलेगा, किस जिले में कौन सा सेट होगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाओ, ठीक है। क्योंकि किसी के पेपर सेट में हो सकता है ये आ जाए, या 3 या 4 पेपर सेट में ये आ जाए, क्योंकि दोहराती भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि एक पेपर सेट में जो चीज़ें आ गई वो दूसरे पेपर सेट में नहीं आएंगी, आ जाती हैं, ठीक है। चलो, तो ये देख लेना, बाकी मैं आगे चलता हूँ। प्रसंग क्या, जैसे ये 3 था, ये चौथा ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 आपके अनिवार्य संस्कृत थे, मतलब गद्यांश टाइप के थे, तो यहाँ पे आपके 2 पद्यांश होंगे। पद्यांश मीन्स श्लोक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 श्लोक है, तो दोनों श्लोकों को देख लेते हैं हम लोग। पहला जो श्लोक है, देखो, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीयत्र सदत्तिः। यह जो श्लोक है, वीरः वीरेण पूज्यते, आपका चैप्टर है ना, वीरः वीरेण पूज्यते से है। और ये देखो, किम नो हित्वा प्रियो भवती, किम हित्वा न शोचती, ये आपका ना जीवन सूत्राणी। और देखो जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है ना, इसके सारे के सारे जो श्लोक है अच्छे से क्लियर कर लेना, हर एक पेपर सेट में जीवन सूत्राणी से डालता है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने का, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। बाकी 5वां प्रश्न आपका खंडकाव्य संबंधित प्रश्न होगा। तो खंडकाव्य तो हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप जिस जिले से भी संबंधित मतलब आपका खंडकाव्य आता है उसको पढ़ लेना। जैसे हर एक जिले का खंडकाव्य अलग अलग होता है। तो अब कहोगे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, तो मैं नहीं जानता कि हर जिले का खंडकाव्य, उसके लिए मुझे भी प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किस जिले का कौन, भाई 75 जिले हैं, ठीक है। तो किस में कौन सा खंडकाव्य आएगा, कोई मुझे इतना थोड़े 2-4 जिलों का याद है बस। तो आप देख लेना, अपने स्थानीय टीचर जो भी हैं उनसे पूछ लेना और वो खंडकाव्य तैयार कर लेना। यहाँ आगे चलते हैं। प्रश्न क्या 6 में रहेगा, 2 प्रश्न क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय, ख में कवियों का जीवन परिचय, जिसमें आपको 5-5 मार्क मिलेगा, ठीक है। 5-5 10 मार्क का जीवन परिचय। तो लेखकों में आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, कम से कम इन 3 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और कवियों में देखो, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। और इसके अलावा एक और का, कम से कम तो 4 लोगों का याद ही कर लेना, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का ही याद कर लेना, ठीक। 4 लोगों का याद करना, ये भी फंस जाएगा। और जीवन परिचय लिखने का तरीका मैं अच्छे से बता चुका हूँ, चाहे कवि का, चाहे आप लेखक का लिखो या चाहे कवि का, आपको संक्षिप्त परिचय बनाकर लिखना है। अगर संक्षिप्त परिचय बनाकर नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से लिखना संक्षिप्त परिचय बनाकर, जिस
अगर लिख देते हो तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और प्रश्न संख्या 6 का क ख हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 रहेगा और यहाँ एक श्लोक लिखना रहेगा, और ऐसा श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे हमने 2 श्लोक देखा था ना, यहाँ पे संदर्भ और हिंदी अनुवाद संबंधित, तो इसको नहीं लिखना है, इसको छोड़कर कोई दूसरा यहाँ पे लिखना है। तो कम से कम मान लो आप 3 ठे याद कर लेना, कि 2 ठे मान लो आपकी भाग खराब रही, 2 ठे वहाँ संदर्भ हिंदी अनुवाद में फंस गया, तो एक तो आपके पास बचा रहेगा, तो यहाँ लिख दोगे आसानी से, तो 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या देखो 8 आपका, यहाँ पे ये पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न देखो किसी किसी पेपर सेट में यहीं पे दे रहा है और किसी किसी में लास्ट में भी दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, रैंकिंग से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दिए गए टॉपिक पे आपको पत्र लिखना होगा। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई पत्र मतलब बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। इसको तैयार कर लेना, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। और उसके अलावा अथवा में देखो यहाँ पे कि अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपका मन, आपको जो अच्छा लग रहा है, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे पत्र लिख दो, आपका 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे 4 है ये प्रश्न रहेगा, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा। ठीक है। जिसका 2 मार्क मिलेगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो कुत्र की जगह आप सर्वत्र कर दो भाई, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का भाई मूल क्या है। तो भाई इस प्रश्न का मान लो आंसर बड़ा है, तो इसको मान लो आप छोड़ दो, इसको मत करो। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह भाई वाराणसी कर दो, कि वाराणसी मरणम मंगलम भवति। 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया, काम खत्म। ठीक है। बाकी ये भी आप इसको भी नहीं करना चाहते तो इसको छोड़कर कर सकते हो। चंद्रशेखर का आसित, तो भाई एक भारतीय देशभक्त था चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर कौन था भाई, तो चंद्रशेखर एक भारतीय देशभक्त च आसित, ऐसे कर दो। ठीक है। तो आपका मन जो मतलब चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो मन में आया आपको लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और अंत में आपका निबंध संबंधित प्रश्न रहेगा, आपका 7 मार्क का प्रश्न रहेगा। दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको, मान लो आतंकवाद कारण एवं निवारण आपने चुन लिया, तो इस पे आपको सबसे पहले अच्छे से रूपरेखा तैयार कर और मतलब हेडिंग आपको सबसे पहले सारी लिख देनी है। उसके बाद एक एक हेडिंग लिखकर उसमें चीज़ें आप लिखते जाओ, आपको 7 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पेपर रहा, जिसका हमने मतलब पूरा पूरा एक तरह से सॉल्यूशन कर दिया। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। और ऐसी वीडियो आपको चैनल पे कई सारी मिल जाएंगी, तो आप चैनल पे जाकर वीडियोज़ को जरूर देखना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।